हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और बेटा, कल जो है हमने कल आप लोगों को जो डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स भेजे थे, तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि क्या मैम इन्हें कॉपी में करना है। हाँ बेटा, इनको कॉपी में ही लिखना है। आप लोगों को जैसे लिखे हुए नोट्स मैंने जो पढ़ाया था, मैंने उसी के नोट्स मैंने बना करके आप लोगों को सेंड किए हैं। उसको आप लोग एज इट इज़ कॉपी में उतार लीजिएगा। और जहाँ पर एक जगह पे कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखेगा चित्र, चित्र का मतलब वहाँ पर आपको आहार नाल का, मनुष्य की आहार नाल वाला चित्र वहाँ पर बनाना है, ठीक है ना। पेज नंबर मैंने इसलिए नहीं डाला है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जैसे हम अपने हमारी बुक का पेज नंबर कुछ और है और पीडीएफ में जो आप लोग खोल रहे हैं उसमें कुछ और है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। तो इसीलिए मैंने केवल चित्र वहाँ पे लिख दिया है कि इसलिए कि वहाँ पर आप लोग जो है आहार, मनुष्य की आहार नाल वाला चित्र जो आप लोगों ने बोर्ड से बनाया होगा, तो वो चित्र वहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो सब लोग जो है बहुत अच्छे से ध्यान से उसको उतार लीजिएगा। और है आज की डेट, उस डेट डाल करके उसको उतारिए। जिस दिन का काम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जिस दिन किया था, उसी दिन की डेट डाल करके उस काम को कर लीजिएगा। ठीक है सब लोगों ने। और शुरू, कुछ लोगों ने हो सकता है शुरू भी कर दिया हो। और एक बात का ध्यान रखिए, ब्लैक बोर्ड समरी जो भी हम ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ आप लोगों के पास फोटो आ रही है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो आपको उतारना है। वो आप लोग अपनी कॉपी में उतारते चलिए, जिससे आपको ये तो पता चलेगा कि मैम ने क्या पढ़ाया, किस चैप्टर में क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया। हाँ बेटा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जब बाद में आप लोग देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि किस चैप्टर में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी। तो ब्लैक बोर्ड समरी भी आपको उतारनी है, साथ में जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो भी करना है आपको। और जो हम अपने नोट्स भेजेंगे वो नोट्स भी आपको कॉपी डाउन करने हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ये सब काम आप लोग अभी करते रहोगे तो बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो पता चला जब जुलाई उलाई में स्कूल खुलेंगे तो पता बुक से फिर से करना, ये दिक्कतें आएंगी। तो कम से कम जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और जो लोग व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब लोग जो है अपना काम कंप्लीट रखिएगा। चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, सी का, बी का, आई का या एल का, हर बच्चे का काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और मेरे पास भी पूरी पूरी लिस्ट आ रही है, मैं डेली डेली जो है उसमें देख रही हूँ कितने बच्चे मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैम हमने किया नहीं था या कुछ इस टाइप के कोई बहाने नहीं चलेंगे। डेली सबको काम करना है, ठीक है। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, अटेंडेंस के लिए आप लोग जो है उसमें बार बार लिख करके भेज रहे हैं मैम माई सेल्फ ये, माई सेल्फ ये, कोई अपना अपना नाम लिखे, तो ये सब कुछ मत करिए। हम अपने आप ही क्लास पूरी होने के बाद हम खुद अपने आप से देख लेते हैं कि कितने लोगों ने क्लास अटेंड करी, कितने लोग ऑनलाइन थे उस समय में। अच्छा, आज जब हमने ये चेक कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी, किसी ने 11 बजे खोला, किसी ने कब देखा। तो ये कि ये क्या मतलब है, 11 बजे तो किसी दूसरी चीज़ का पीरियड चल रहा था, तो उस समय आपने साइंस कैसे देखा। तो ये थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि टाइम पे ही अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है उसी टाइम पर ही जो है ऑनलाइन रहिए। हर सब्जेक्ट, हम अपने ही सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए जो है आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम पे ही आप लोग जो है अटेंड कीजिए क्लास को, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, ये है कि जो कुछ हमने, कुछ लोगों ने मुझे अपना वर्क भेजा कि उन्होंने काम करा है, तो कॉपी की उन्होंने जो है उसका फ़ोटो भेजी। तो उसमें हमने देखा एक जगह पर जहाँ पर हमने पोषण वाला आपको एक रे डायग्राम बना, चार्ट बनवाया था, जिसमें लिखा था स्वपोषी, पोषण और परपोषी, फिर परपोषी के 3 भाग थे, प्राणी समभोजी। तो वो प्राणी समभोजी है, बहुत लोगों ने प्राणी सकोची या सकोभी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैंने उसको इसीलिए बाद में दूसरी जगह पे मैंने लिख करके भी भेजा कि वो शब्द जो है समभोजी, यानी जो पूरी तरीके से उसको खा लेते, पूरा पूरा खा लेते हैं। खाने के बाद जो है फिर उनके शरीर में उस भोज्य पदार्थ का पाचन होता है, सॉरी पाचन होता है, ठीक है। समझ में आया सबको। और डेली डेली काम कीजिए, कोशिश कीजिए कि किसी का छूटे नहीं। और बेटा, जो लोग अभी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े और आप लोग उनके संपर्क में हैं तो उनको फ़ोन करके बताइए, अगर वो शायद, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो हम कोशिश कर रहे थे एल सेक्शन के, एल सेक्शन वालों की लिस्ट मेरे पास है, तो उसमें सब काफ़ी लोगों को कोशिश कर रहे थे फ़ोन पर बात करने की कि उनका व्हाट्सएप नंबर वगैरह मिल जाए, लेकिन कुछ लोगों का नहीं मिला। तो अगर आप लोग जैसे लक्ष्मी है, शगुन है, ये लोग, लक्ष्मी है, शगुन और कौशिकी, कौशिकी के यहाँ तो खैर प्रॉब्लम है, वो मैंने बात करी थी। कुछ लोगों के यहाँ तो बात हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों को, जो आपके संपर्क में हो और वो लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, तो उनको खबर कीजिए कि क्लास जो है वो स्टार्ट है और हर सब्जेक्ट की पढ़ाई इस समय
पूरी सुचारू रूप से चल रही है। और अब तक तो 3-4 दिन हो चुके हैं और अब आप लोगों को थोड़ा हैबिचुअल भी हो चुके होंगे इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई के। क्यों बच्चों, है ना? और कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है इस तरीके से पढ़ने में? घर में आराम से बैठ करके क्लास अटेंड करना, ना स्कूल जाने का झंझट, ना यूनिफॉर्म का झंझट, ना रोज़ रोज़ टोका टाकी कि आज ऐसे कपड़े क्यों, आज यूनिफॉर्म क्यों नहीं सही पहनी, क्यों, है ना? चलिए अच्छा, चलिए आज हम लोग जो है नया टॉपिक, कल हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने पोषण, हम लोग जो है जैव प्रक्रम चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जैव प्रक्रम में क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें कि जीवन की जो महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक पोषण के बारे में पढ़ा था कि पोषण क्या होता है, कैसे, कितने प्रकार का होता है, और मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, जंतु और पौधों में पोषण कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी। दूसरी प्रक्रिया आती है उसके अंतर्गत श्वसन। ठीक है, तो आज हम लोग अब करेंगे श्वसन क्या होता है, श्वसन क्या है, कैसे होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ बेटा, तो हम लोगों ने पोषण में देखा था कि किस प्रकार से भोजन को ग्रहण किया गया। भोजन किस लिए लेते हैं हम लोग? कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब आता है कि भोजन से ऊर्जा हमें कैसे मिलती है। ठीक है, तो भोजन से ऊर्जा, जो हम लोगों ने भोजन खाया और उससे हमें ऊर्जा कैसे मिली, ये हम लोगों को अब देखना है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भोजन हम लोगों ने खाया वो जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो आप लोगों ने कल जब हमने आप लोगों को पाचन तंत्र पढ़ाया था, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि जो भोजन हम लोगों ने किया वो आहार नाल के विभिन्न हिस्सों में होता हुआ, मनुष्य का पाचन हम आपको बता रहे हैं, विभिन्न हिस्सों में होता हुआ गया और उनका अलग अलग जगहों में पाचन हुआ। मुख गुहा में पाचन हुआ, आपने देखा था मुख गुहा में जो था लार में से टाइलिन एंजाइम निकला था और उसने जो है मन पर क्रिया करी थी और लैक्टोज शुगर में कन्वर्ट किया था। वहाँ से भोजन जो है वो इसोफेगस से होता। तो बच्चों कल जो है हम लोग जो कर रहे थे उसमें हमने आपको बताया भोजन जो है जब आहार नाल में पहुंचता है विभिन्न हिस्सों में, मुख गुहा के बाद इसोफेगस से होता है, अमाशय में आता है। अमाशय में क्या होता है कि जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं उनसे पाचक रस निकलता है और भोजन का पाचन होता है। फिर वहाँ से भोजन जो है वो ग्रहणी में आता है, ग्रहणी में आकर के उससे वहाँ से छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जो है पित्तरस, पित्ताशय से निकल करके पित्तरस आता है और अग्नाशय से निकल करके अग्नाशयी रस उसमें आके मिलता है और विभिन्न प्रकार के इन सब में पाचक एंजाइम होते हैं और कुल मिलाकर के सारे एंजाइम्स मिलकर के भोजन का संपूर्ण पाचन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कल कर चुके थे। अब पाचन के बाद भी हमने आपको बताया था कि छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं वो जो है क्या करती हैं कि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद उसको ब्लड में सर्कुलेट कर देती हैं और वहाँ से वो ब्लड के माध्यम से क्या होता है शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुँच जाता है। अब ये तो यहाँ तक आप लोगों का था भोजन का पाचन। अब इसके बाद क्या हुआ कि भोजन जो है वो शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, श्वसन क्रिया शुरू होती है। श्वसन का मतलब क्या होता है, अब उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करनी है। ऊर्जा कैसे मिली? जब भोजन जो है वो कोशिकाओं में पहुंचता है तो वहां पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उस भोजन को जलाती है, उससे क्या होता है ऊर्जा निकलती है और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है और जल निकलता है। ठीक है ना? तो ये क्रिया जो ऊर्जा निकली भोजन के ऑक्सीकरण के पश्चात जो ऊर्जा निकली, ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ऊर्जा से ही हमारी जो है सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। देखिए ये भोजन जो हम लोगों ने किया, भोजन में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था पाचन के बाद, प्रोटीन जो था वो एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो गया था और जो वसा हम लोगों ने खाई थी वो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो प्रोटीन और वसा ये सारी चीज़ें थी ये हमारे भोजन अलग अलग शरीर की अलग अलग क्रियाओं में काम में आती हैं, जैसे शरीर के निर्माण के लिए, वृद्धि के लिए, ऊर्जा और इसके अलावा जो है मसल्स वगैरह बनने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ऊर्जा उत्पादन का जो मुख्य वो स्रोत है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हमको ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन के बाद किसमें कन्वर्ट हो गया था? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था। ग्लूकोज का सूत्र हमने कल आप लोगों को बताया था, क्या सूत्र है? C6H12O6। समझ में आया कि नहीं? देखिए इसमें कार्बन के 6 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। ये क्या है आपका
ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण यानी इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई, देख रहे हैं ये रिएक्शन रेड से जो लिखी हुई है ये रिएक्शन है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो क्या क्या बना, CO2। CO2 क्या होता है सबको मालूम, बी और सी इस वाले सेक्शन वाले सारे बच्चों को पता है ना। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पता है, नहीं पता हो तो इसको लिख लीजिए अभी अपनी कॉपी में, CO2 डैश लगा के लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे हमें पता है कि 9th में इतना तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था और आप लोगों को मालूम होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, ठीक। अच्छा, इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, जल निकला और ऊर्जा निकली। कितनी ऊर्जा निकलती, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के जलने से, एक अणु के ऑक्सीकरण से लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है इसका उत्पादन होता है। तो ये रिएक्शन जो हमने लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है, श्वसन की रिएक्शन है। समझ में आया कि नहीं। अब आता है प्रश्न कि ये ऑक्सीजन जो है कैसे मिलती है, ऑक्सीजन हमें कैसे मिली। हम लोग सांस लेते हैं, सब लोग, आपको मालूम है कि शुरुआत में जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी उसी में हमने आपको सजीव निर्जीव के बारे में बताया था। तो बताया था कि सजीवों में क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है। तो श्वसन जब सांस लेने की जो क्रिया होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल की ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वो ऑक्सीजन जो होती है वो जब हमारे शरीर में जाती है तो फेफड़ों से होकर के वो जब ब्लड में सर्कुलेट होती है तो उसी में ही वो भोजन के साथ मिक्स हो जाती है और कोशिकाओं में पहुंच करके उसका ऑक्सीकरण करती है, भोजन का ऑक्सीकरण करती है। समझ में आ गया। तो ये प्रक्रम, वह प्रक्रम, तो श्वसन का हम आपको श्वसन की डेफिनेशन बता देते हैं कि श्वसन क्रिया क्या होती है कि भोजन का भोजन के पाचन के पश्चात कोशिका में उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का उत्पादन होना। ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी श्वसन क्रिया कहलाती है। अच्छा, श्वसन क्रिया जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, पहला होता है बाह्य श्वसन और दूसरा होता है अंतः श्वसन। सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, बाह्य श्वसन का मतलब क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कि हमने वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना है, ये क्रिया क्या कहलाती है, आपकी बाह्य श्वसन कहलाती है। इसमें हर प्राणी जो होता है वो अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जैसे जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो पानी से ऑक्सीजन लेते, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं, और जो स्थल में रहने वाले जीव है वो वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो जड़ से, तने से और पत्तियों के द्वारा जो उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा जो है वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। तो बाह्य श्वसन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अंतः श्वसन। अंतः श्वसन क्या होता है कि अब ऑक्सीजन जो है वो शरीर के अंदर हमारे पहुंच गई, उसके बाद क्या अंतः श्वसन में आता है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना। ये कहलाती, ये पूरी क्रिया आपकी क्या कहलाती है, अंतः श्वसन। समझ में आया सबको। ऑक्सीजन को, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना वो कहलाता है आपका बाह्य श्वसन, और जो ऑक्सीजन गई है उसका ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का मुक्त होना और कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये क्या कहलाता है, आपका अंतः श्वसन। अच्छा, ग्लूकोज के बारे में यह समझ में याद आ गया ना, ग्लूकोज कहाँ से बना था, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप जो है, जब कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन हो गया था तब क्या बना था, ग्लूकोज बना था। सबको समझ में आ गया ये। अच्छा, अंतः श्वसन जो होता है ये अभी हम लोग अंतः श्वसन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अंतः श्वसन जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऊर्जा उत्पन्न, दोनों में ही अंतः श्वसन में जो वायुवीय श्वसन जिसको ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, और अवायुवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है वो कहलाती है आपकी ऑक्सी श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाती है, अनऑक्सी श्वसन। समझ में आ गया। अच्छा, तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो अंतः श्वसन का जो मेन स्टेप है, जो दोनों ही है, चाहे वो ऑक्सी श्वसन हो या अनऑक्सी श्वसन है, उनका जो पहला स्टेप है वो दोनों का एक ही है। क्या है वो, कि ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन अणु वाला जो है ये तत्व वो होता है। समझ में आया कि नहीं, इसमें 6 कार्बन अणु होते हैं ग्लूकोज में, और इसका जो है पाइरूवेट जो है 3 कार्बन अणु वाला जो है सब्सटेंस होता है, इसमें टूट जाना। समझ में आया कि नहीं, दोनों ही, चाहे वो वायुवीय श्वसन हो या अवायुवीय श्वसन हो, दोनों का पहला स्टेप जो है वो सेम है। क्या है वो, कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में टूटना और ऊर्जा का उत्पन्न होना।
ये अभिक्रिया किसमें होती है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा कि कोशिका के 3 प्रमुख भाग होते हैं कि पहले तो उसके चारों ओर जो भित्ति होती है जिसे कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है, उसके अंदर जो है पदार्थ भरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। बीच में गोल सी एक स्ट्रक्चर होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। याद आ रहा है सबको? आप लोगों ने कोशिका का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो यानी कोशिका द्रव्य क्या है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में जो पदार्थ भरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये वाली अभिक्रिया जो है, यानी ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट होना, समझ में है ना कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट होना और ऊर्जा का उत्पन्न होना, ये अभिक्रिया जो होती है वो ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण दोनों में सेम होती है। फर्स्ट स्टेप दोनों का यही होता है। और ये किसमें होती है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। समझ में? इंग्लिश में कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, उसमें होना। अच्छा, इस अभिक्रिया को ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं, लेकिन ये अभी हमने केवल आप लोगों को बता दिया है कि इसको जो कोशिका श्वसन की जो अभिक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ बेटा, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जो ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण का फर्स्ट स्टेप है वो दोनों का सेम होता है। ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट होना, जिसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? सेकेंड स्टेप क्या होता है कि पाइरुवेट जो है इसका ये इसमें अभिक्रिया कैसे होती है? एक तो होती है, इसमें कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ये क्रिया कब होती है? जैसे ऑक्सीजन के लिए देखिए, आप लोगों को हमने ये रिएक्शन लिखी है ईस्ट में जो होता है, क्या होता है कि ये जो पाइरुवेट है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु इसमें बनते हैं और ऊर्जा निकलती है। ये अभिक्रिया होती है इसमें। यानी क्या हुआ? ईस्ट को में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो ऑक्सीकरण हुआ है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही पाइरुवेट जो है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बने और ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये अभिक्रिया जो होती है किण्वन क्रिया होती है, फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं। फर्मेंटेशन जो खमीर वगैरह उठता है, जो जैसे सिरका वगैरह बनाया जाता है, तो उस समय जो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन की अभिक्रिया में ये रिएक्शन होती है। ठीक। अच्छा, दूसरी होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे ऑक्सीशोषण हम लोगों ने कहा है कि ऑक्सीजन। हाँ बेटा, तो ये ऑक्सीजन, अभी आपने देखा कि अनऑक्सीशोषण के बारे में देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया हुई और जिसमें कि एथेनॉल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना और ऊर्जा निकली। इसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है श्वसन क्रिया जो होती है उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। और ये अभिक्रिया जो होती है किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ था? याद है कुछ? कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिकांग था, जिसको कि हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को अच्छे से याद होगा मेरे ख्याल से। तो और नहीं याद हो तो 9th की किताब निकाल करके एक बार ज़रा देख लीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, तो ये ऑक्सीशोषण जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें क्या होता है कि जो पाइरुवेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनाता है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है, निकलती है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र बोलते हैं। समझ में आया? तो आपने देखा कि अनऑक्सीशोषण यानी ईस्ट में हुआ आपका अनऑक्सीशोषण। अनऑक्सीशोषण का मतलब वह श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, जिसमें कि एथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बने और ऊर्जा निकली। ठीक। अच्छा, ऑक्सीशोषण में आपने देखा कि ये कहाँ हुई थी? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसमें जो है पाइरुवेट जो है ये किस में कन्वर्ट हुआ? 3 अणु इसने कार्बन डाइऑक्साइड के दिए, जल बना और ऊर्जा निकली, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? क्रेब्स साइकिल, जिसको क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। अच्छा, एक और क्रिया होती है, वो क्या होती है? वो हमारे शरीर में ही होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी मांसपेशियां जो होती हैं हमारे शरीर की, हाथ पैर की, इनमें कभी कभी होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन थोड़ा कम पहुंचती है। तो वहाँ की कोशिकाओं में क्या होता है कि ये हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं है। तो उस समय क्या होता है कि पाइरुवेट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। 3 कार्बन अणु वाले लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा निकलती है। और इस अचानक होने वाली क्रिया के कारण क्या होता है कि हमारे हाथ पैर में ऐंठन होती है। कभी कभी आपने
देखा होगा कि अचानक से सोते सोते पैरों में बहुत तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है मसल्स जो है वो मस्कुलर क्रैम्प जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में मस्कुलर क्रैम्प बोलते हैं, और हम लोग बोलते हैं पेशी ऐठन, कि पैरों में जो है एकदम से ऐठन आती है तो बहुत दर्द होता है, तो फिर आप लोग कुछ बांधते हो, उसमें बांधने से आराम मिलता है। तो ये अचानक होने वाली क्रिया हर वक्त नहीं होती रहती है, अचानक जो है कभी कभी जब ऑक्सीजन की कमी होती है जब हमारी पेशियों में, तो उस समय जो है वहाँ की कोशिकाओं में क्या होता है कि जो पायरुवेट है ये लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन अणु वाले लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और ऊर्जा निकलती है। लेकिन ये अचानक क्रिया होती है, इस कारण से क्या होता है हमारे पैरों में बहुत मतलब मसल्स में बहुत दर्द होता है और ये पेशियों में ऐठन वाली क्रिया हो जाती है। ये सबको समझ में आ गया श्वसन के बारे में कि श्वसन, एक बार हम फिर जल्दी जल्दी से बता दे रहे हैं आपको कि हमने आपको बताया श्वसन की परिभाषा आपको बताई कि श्वसन क्या है, कि भोजन का पचे हुए भोजन जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होना, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है श्वसन अभिक्रिया में? ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है वो निकलती है। श्वसन जो है ये 2 प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। और अंतः श्वसन क्या होती है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का मुक्त होना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, ये क्या कहलाता है, अंतः श्वसन कहलाता है। अंतः श्वसन भी 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। और दोनों ही प्रकार के श्वसन का फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम है कि क्या है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट ये जो पहला स्टेप जो होता है वो कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और दूसरा स्टेप जो होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जब कोशिका की जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं, जल निकलता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे कि हम लोग क्रेब साइकिल कहते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब होता है तब क्या होता है, इसमें ये अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन है। इसमें जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसमें एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊर्जा निकलती है। ये जो है किण्वन या फर्मेंटेशन में होता है। अच्छा, इसके बाद जो है क्या होता है कि कभी कभी अभी हमने आपको बताया कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी पेशियों में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर कि वो पायरुवेट जो है वो लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और ऊर्जा निकलती है, और इस क्रिया को पेशीय ऐठन या मस्कुलर क्रैम्प कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया सबको ना? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो ऊर्जा निकली इसका क्या हुआ। ये जो हमने आप लोगों को ये रे डायग्राम बना के दिया, आप लोग उसको कॉपी डाउन करेंगे। इसका नाम है भिन्न पथों में ग्लूकोज का विखंडन। इसका जो हमने आपको रे डायग्राम बनाया इसका नाम है। ठीक है। अच्छा, अभी हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा निकलती, चाहे वो ऑक्सी श्वसन हो या अनऑक्सी श्वसन हो, उसमें ऊर्जा निकल रही। तो वो ऊर्जा क्या होती है? वो ऊर्जा जो निकली है वो एटीपी में संचित हो जाती है और टोटल ग्लूकोज के एक अणु से कुल जो है 38 एटीपी का निर्माण होता है। समझ, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आया कि नहीं? एडिनोसिन, ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई एंड पी फॉर फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। ये ऊर्जा जो उसी में संचित हो जाती है। ये एटीपी कैसे बनता है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पे जब फॉस्फेट का एक अणु और जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है? एटीपी बन जाता है। और ये एटीपी जो है, इसमें ऊर्जा जो है जितनी भी श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकली है, ये ऊर्जा जो है इसी एटीपी में संचित हो जाती है। और इससे क्या होता है, और जैसे समय समय पे जैसे जैसे ज़रूरत होती है इसकी, तो ऊर्जा का उपयोग होता है। जैसे कि जैविक क्रियाओं के लिए जो अंदर हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो हम बाह्य क्रियाएँ, जैविक क्रियाएँ होती हैं, खेलना कूदना पढ़ना, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो उसमें जो है एटीपी में संचित ऊर्जा जो है वो काम आती है। इसके अलावा हमारे शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण में, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और कोशिकीय ऊतकों की मरम्मत के लिए, नए ऊतकों के निर्माण के लिए जो है ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ये तो हो गया आपका श्वसन। ठीक, सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद आता है कि हम देखते हैं कि पौधों में कैसे श्वसन होता है। तो बेटा ये आप लोगों ने अभी श्वसन के बारे में हमने आप लोगों को बताया। अब हम लोग देखेंगे कि जितने जीवधारी हैं इनमें श्वसन कैसे होता है।
कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधों में श्वसन जो होता है विसरण के द्वारा होता है। विसरण का क्या मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी गैस का पहुंचना। विसरण में किसी माध्यम के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया जो होती है वो विसरण होती है, डिफ्यूजन के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है कि पौधों में जड़ों और तनों और पत्तियों में विसरण के द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन गैस जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर आती है। जड़ों में क्या होता है कि जड़ों में जो जड़ें होती है उनमें पतले पतले से रेशे, जैसे ये जड़ है आपकी, इसमें महीन महीन आप देखिएगा तो बहुत महीन महीन से रेशे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? मूल रोम कहते हैं। तो जड़ों में जो है गैसों का विसरण जो होता है वो मूल रोम के द्वारा होता है। इसके अलावा जो तने होते हैं, तनों में जो है वातरंध्र पतले पतले से, उनमें जगह जगह पर जो है छिद्र जैसे पाए जाते हैं, वातरंध्र होते हैं, उनके द्वारा होते गैसों का आदान प्रदान होता है। और पत्तियों में जो होता है, अभी हमने आप लोगों जब वो पढ़ाया था आपको स्टोमेटा के बारे में बेटा, आप लोगों ने देखा कि पौधों में हमने आपको बताया कि विसरण के द्वारा जो है इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। कि जड़ों तनों और पत्तियों में विसरण के द्वारा जो है इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑक्सीजन गैस ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। जड़ों में मूल रोम के द्वारा होता है, तनों में वातरंध्र के द्वारा होता है और पत्तियों में रंध्रों के द्वारा होता है। लेकिन इसमें भी अलग अलग परिस्थितियाँ, जैसे आपको मालूम है कि जब दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें उस समय ऑक्सीजन गैस निकलती है, और रात के समय में क्या होता है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो श्वसन की, उस समय वहाँ श्वसन की क्रिया हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन के समय में पौधों में श्वसन क्रिया नहीं होती है, पौधे सांस नहीं लेते हैं। दिन के समय में पौधों में श्वसन क्रिया होती है, लेकिन जो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं वही गैस जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यूज आती है। समझ में है कि नहीं? इसके बाद आता है कि प्राणियों में श्वसन कैसे होता है। प्राणियों का में जो है, जो अलग अलग प्रकार के, एक कोशिकीय प्राणी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कोशिकीय यानी वो प्राणी जिनका शरीर जो होता है केवल एक कोशिका का बना हुआ होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय प्राणी या प्रोटोजोन्स। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, इनमें क्या होता है कि उनकी झिल्लियों द्वारा जो है श्वसन की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है कि उन्हीं झिल्लियों से ही ऑक्सीजन गैस उनके शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकलती है। अच्छा, मिट्टी के अंदर रहने वाले प्राणी जो होते हैं, जो प्राणी मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे कि केचुआ है आपका। केचुआ जो है वो कैसे सांस लेता है? त्वचा के द्वारा। उसकी जो स्किन होती है उससे जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। ठीक। अच्छा, पानी में रहने वाले प्राणी जो होते हैं, जो प्राणी पानी में रहते हैं, तो पानी में कौन कौन रहता है? जैसे मछलियाँ, मछली का एग्जांपल देते हैं, मछली है और क्रैब है, ये सब जो है पानी में रहते हैं। तो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिन्हें गिल्स कहते हैं। आप लोगों ने मछली देखी होगी कि उसके जहाँ पे उसका मुंह होता है, मुंह के पास जो होता है वो फूला हुआ सा होता है, वो पानी में जब तैर रही होती है तो यहाँ से बुलबुले से निकलते हैं उसकी गर्दन के पास से, और बार बार जो इस तरीके से खुलता बंद होता है, देखा ना? तो वहाँ पे क्या होता है कि गिल्स होते हैं। और जो लोग मछलियाँ पास से देखी होंगी या जिन्होंने मछली को, तो वो देखिए वहाँ की स्किन जब उसकी उठाई जाती है तो वहाँ पतले पतले से लंबे लंबे से जो है उसमें खांचे जैसे बने होते हैं, वो क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। उन गिल्स या क्लोम के द्वारा जो है मछलियों में पानी जो है अंदर जाता है, और वो क्या करते हैं कि पानी के द्वारा जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में रहने वाले जीव ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उस ऑक्सीजन को वो ग्रहण करते हैं। अच्छा, वायुमंडल में तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए बार बार देखिए मछली जो है जल्दी जल्दी मुँह से पानी जल्दी पानी जो है वो लेती है, पानी से ही वो ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। ठीक, समझ में आ गया? अब आता है कीट। कीट का मतलब जैसे तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनमें क्या होता है कि श्वास रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। इसके अलावा उनमें क्या होते हैं, श्वास नली या ट्रैकिया होती हैं, जिनके द्वारा ये क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, यानी गैसेस का आदान प्रदान इनमें होता है। और स्थलीय प्राणी यानी जो जमीन पे, स्थल का मतलब जमीन, जो जमीन पे रहने वाले प्राणी हैं उनमें श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के। जमीन में कौन कौन रहता है? ज़मीन में रहने वाले प्राणियों में आपके स्तनधारी वर्ग के प्राणी, सरीसृप और स्तन और पक्षी वर्ग, ये जितने प्राणी आपके आते हैं, ये सारे ज़मीन में रहने वाले जो प्राणी हैं, ये किस में सांस लेते हैं? फेफड़ों द्वारा। हम लोग किसके द्वारा सांस लेते हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? ज़मीन पे रहते हैं ना, तो हम लोग भी फेफड़ों के द्वारा ही श्वसन की क्रिया हमारे अंदर होती है। तो लेकिन एक इसमें एक्सेप्शनल है, क्या है?
मेढक, मेढक जो है आपको मालूम है कि वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। तो मेढक दो तरीके से श्वसन, इसमें जो है गैसेस का आदान प्रदान होता है। जब वो पानी में होता है तब वो त्वचा के द्वारा सांस लेते, त्वचा के द्वारा जो है गैसेस का आदान प्रदान उसमें होता है, और जब वो ज़मीन पे होता है तब वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया सबको कि प्राणायाम श्वसन। अब इसको अच्छी तरीके से जो है इसको पूरा आप लोग इसको कॉपी डाउन कीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, और जो अभी हम बुक के पेजेस हमने भेजे आपको, इस चैप्टर के पेजेस की फ़ोटोकॉपी जो हमने भेजी है, पहले उसको अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और तब पढ़ लिया होगा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग ध्यान दीजिए कि कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको उस चैप्टर के फ़ोटोज़ भेज देते हैं, कॉपी उसका बुक की जो है फ़ोटो भेज देते हैं। इसलिए भेजते हैं कि उसको आप लोग पढ़ें पहले से। समझ में आया कि नहीं? तो पहले से उसको पढ़ के रखिएगा, तो आप लोग को अगले दिन जो है चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हम लोग जो है अब पढ़ेंगे मनुष्य के श्वसन अंग की, मनुष्य जो है कैसे सांस लेता है, कौन कौन से अंग उसके लिए जो है सहायक अंग जो है उसमें काम करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन पढ़िएगा, जो कुछ भी हमने आज पढ़ाया है इसको ज़रूर पढ़िए, किताब से भी पढ़िएगा, और जो हमने ये लिखाया है आपको ये भी लिखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और डाइजेस्टिव सिस्टम वाला होमवर्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट, जो हमने नोट्स भेजे जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए, तब हम इसके आपको जब जैसे ही ये चैप्टर जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन हम आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम के नोट्स जो हैं वो सेंड कर देंगे। ठीक है।